शॉपिंग मॉल चलो। छुट्टी के वक्त गाड़ी में बैठी हानिया ने उसे हुक्म दिया। वो सर हिलाकर दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी स्टार्ट की और घर के बजाय शॉपिंग मॉल की तरफ जाती रोड पर डाली। लैंड क्रूज चलाने का इसका ये पहला तजुर्बा था और नहायत ही शानदार था कि खुद को बॉडीगार्ड के बजाय वो होम मिनिस्टर समझने लगा था। पीछे बैठी नकचिड़ी हसीना को देखते उसे अपनी औकात याद आई और वो मुंह फुसोड़ कर रह गया। गाड़ी आज फिर शॉपिंग मॉल के सामने रोकते उसने उसके लिए डोर खोला। हाथ दो, वो इस बार सख्त गुस्से से बोली। बहजाद ने इसके चेहरे को देखा और आसपास के माहौल को भी। आप क्यों चाहती हैं मैं लफंगा जंगली आपको टच करूं? उसने आबरू उचकाकर पूछा तो वो बेसाख नजरें फेर गई। मेरी मर्जी ये छूने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए है बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड को चबा कर बोली और बहजाद एक गहरा सांस खारिज किया। इसका दिल और दिमाग दोनों आंखें फाड़े इसके हाथ को देख रहे थे कि अब क्या करेगा। लफंगा कहीं लड़की को छुआ तो नहीं लेगा। दिमाग बोला तो उसने आंखें ऊपर उठाई जैसे दिमाग को देखना चाहा हो। ये भी उसे लफंगा समझने लगा है। वो तुमसे खुद कह रही है हाथ बढ़ाओ वरना फिर से उसे गुस्सा दिलाओगे। शाबाश मेरा शहजादा। मैं शहजादा बन गया मतलब उसने तो मेरी हैसियत बदल दी। दिल अपने मतलब के लिए पिचकारने लगा तो बेजार ने सर झुकाकर दिल की जगह को देखा। ये क्या पागलपन है वर्ल्ड मैन। इसकी हरकत को देखती हानिया इसके हाथ पकड़ने की मुंतजर कुछ खौफ और चिढ़कर बोली। वो जान गई थी कि फिर उसे इग्नोर करने के लिए बहाना कर रहा है। बेजार ने इसके चिल्लाने पर नजरें उठाई और इसकी नजरों के साथ आसपास के लोगों ने भी सरसरी सी नजर उस मगरूर हसीना पर डाली जिसकी नाक की फनक गुस्से से लाल हो रही थी। आप बहुत जिद्दी हैं मैडम, उसने कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहाँ पहले से मौजूद हादी ये सब देखता ही अपनी कार से निकला। उसने आगे बढ़कर बहजाद के हाथ को झटक कर हानिया का हाथ पकड़ना चाहिए था कि बरकी से बहजाद ने उसे गले से पकड़कर धम से गाड़ी से लगाया और इसके सीने पर गन रख दी। कौन हो? वो सद आंखों से हादी को घूरता पूछने लगा। छोड़ वर्ल्ड मैन, ये मेरे अंकल का बेटा है। हानिया ने अपना मोमी हाथ इसके पत्थर जैसे बाजू पर रखा। इसके हाथ की नमहट इसकी रग रग में करंट की तरह दौड़ गई। इसकी बात सुनती वो मोहब्बत सा सर को खम देता पीछे हुआ। हादी खांसता हुआ हानिया को घूर रहा था। तुम मुझे अपने फैंसी को हाथ भी लगाने नहीं देती और इस बॉडीगार्ड को कह रही थी कि मुझे टच करो। हाउ डेयर यू हानिया खान। वो खुद को संभालता गाड़ी पर हाथ मारता उस पर चिल्लाया। हानिया ने उसे हैरत से देखा। अब तुम यूं पब्लिक प्लेस में मेरा हाथ। उसके मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने की ख्वाहिश पर बमुश्किल कंट्रोल करते वो दर्शकती से बोली। मैं तमाशा नहीं बनवा रहा हानिया, तो मुझे जवाब दो। इसके खूनखार लहजे को इग्नोर करते उसने पास खड़े बहजाद पर एक खुसीली नजर डाली जो अब लातलक बना आंखों में कह लिए खड़ा था। मिस्टर हादी चौहान, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल जिंदगी है। मैं चाहे जो भी करूँ मेरी मर्जी। और रही फैंसी वाली बात तो दुरुस्ती कर लो। तुम कोई मेरी फैंसी वैंसी नहीं हो, अंडरस्टैंड। चलो बॉडीगार्ड। हादी क्यों गैज़ व गबज़ की हालत में छोड़कर एक तस्करिया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती वो आगे बढ़ गई। तो क्या वो सब बहाना था? वो पीछे से बोला। हानिया रुकी और फिर मुड़ी। इसका दिल वो लम्हा याद करके डूब सा गया। वो बेसाख थी। इसने बहजाद को देखकर जो से ही देख रहा था। सारा महीना वो उसे याद करके अजियत में रही लेकिन अकेले रूम में सोने से डरने लगी कि वो फिर आ जाएगा। इस बार पता नहीं क्या करेगा। इसका बाप हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा उसकी दिन ब दिन गिरती सेहत को देखता परेशान था। पर इस बॉडीगार्ड के आते ही वो इससे इस कदर चिढ़ गई थी कि उसे टॉर्चर करने के अलावा कुछ सोच ही नहीं रही थी। वो इसके हवासों पर इस कदर सवार हो गया था कि वो हर वक्त ये सोचती कि उससे कैसे जान छुड़वाए, कैसे उसकी दोबारा इंसल्ट करे, कैसे बात पर उसे इसकी औकात दिखाए। सारी सारी रात यही सोचती रहती और जब वो सो जाती थी तो ख्वाब में भी यही देखती थी कि वो उससे लड़ रही है। इस दौरान इसकी आंखों में एक दूसरा चेहरा छा जाता और वो रोती हुई उठ बैठती। काश तुम जिंदा होते तो मेरी आज ये हालत ना होती। पर वो नहीं होता, इसकी सिर्फ यादें ही होती थी। वो इन यादों पर भी इसका बॉडीगार्ड जो कोई अहमियत और औकात नहीं रखता था इसके साथ सामने वो छा जाता। सारी अजीजों को पीछे धकेलकर खुद आगे होता कि अब तुम मेरी कैसे बेइज्जती करोगी, कौन सा बहाना ढूंढोगी मुझसे जान छुड़वाने के लिए। और वो सचमुच इस सब को सोचने लग जाती। इन दोनों
इन दोनों इसकी यही रूटीन बन गई थी, वरना तो वो पार्टीज और क्लब में ही मसरूफ होती थी। कहीं आंख लगी तो वो माजी की यादें उसे तड़पाएंगी, और जिस दिन सोने की ख्वाहिश होती उस दिन इसका यही हाल होता था। वो होती और इसका पेंडेंट होता था जिसे थामे वो रोती रहती थी। इस वक्त भी धड़कनों में आतिश महसूस करते उसने अपने गले में टॉप के अंदर पड़े पेंडेंट पर अपनी नाजुक कामती हुई उंगलियां रखी। समझ सकते हो, वो कहकर सुर्ख सब्ज आंखें एक पल को बंद करके वॉक करती अंदर शॉपिंग मॉल में बढ़ गई, और बहजाद अपनी मैडम की आंखों में तकलीफ के साए देखकर साख्त खड़े हादी को अपनी शोला बार नजरों से घूरता हानिया के पीछे चला गया। जिंदगी ना जिंदगी से जा रही है, ना ही जान छोड़ रही है। हानी ने इसकी गाड़ी पर हाथ मारते गुस्से से कहा और वहां से निकल गया। मैम, आपका ऑर्डर। एक लड़का जीन्स शॉप में पेंट और कुछ जीन्स सिलेक्ट करती हानिया से बोला तो वो मुस्कुराती हुई मुड़ी। कुछ देर पहले का कोई तासर चेहरे पर नहीं था। ओह थैंक्स, इसने मुस्कुराते हुए पार्सल लिया और उस लड़के को जाने का कहा। रात को सोच कर उसे यही लगा था कि जो लड़कियां यूनिवर्सिटी में इसके आसपास मंडला रही हैं, इस पर पसंदीदगी की फिक्र कस रही हैं, इन पर इस बॉडीगार्ड की औकात वाज़े करे ताकि इसकी हकीकत देखकर वह अमीज़ादियाँ खुद ही पीछे हट जाएंगी और वो इसका बॉडीगार्ड अपने आप को कोई 30 मार खास ना समझ ले। इसलिए रात में ही इसने यहाँ एक स्पेशल शर्ट का ऑर्डर दिया था जिसके रेडी होने का मैसेज उसे दोपहर को यूनिवर्सिटी में ही मिल गया था। बालों की ऊंची पोनी और घनी दाढ़ी मूंछों पर जैसे सब इस वर्ल्डमैन को तुर्की का स्टार जॉन ईमान समझ रही थी, वो सब अपने बॉयफ्रेंड को लिफ्ट करवाए बगैर उसे घूरती रहती थी। ओहो, ये मुंह और मसूर की दाल। हानिया खान ने उस सब को देखते हुए तय किया था कि इस जाली जान ईमान की औकात सबके सामने लाएगी। ये लोग चेंज करके आओ ड्रेसिंग रूम में। उसने वो पैक की हुई शर्ट बहजाद की तरफ बढ़ाई जिसके साथ एक ब्लू जीन्स भी थी। दिल ही दिल में नक चिड़ी बददिमाग हसीना का खिताब देते बहजाद ने उसे हैरत से देखा। अपने गरीब गार्ड को कपड़े दे रही है, वो भी अपने पैसों से लेकर। सॉरी मैडम, ये मेरी जॉब नहीं, उसने रुखा सा जवाब दिया जिस पर इसकी नाक गुस्से से फूल गई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यहाँ मौजूद सारे लोगों के सामने इंसल्ट ना करूँ और तुम्हें धक्के मारकर तुम्हारे हाथ पाँव तुड़वा कर तुम्हें गट्टर में ना फेंकवा दूँ, तुम्हारी टांगें तुड़वा कर निकालूं तो इज्जत से जाओ और चेंज करके आओ। इट्स माई ऑर्डर बॉडीगार्ड। वो इसकी काली आंखों में घूरती नीची आवाज़ में सबकी तरफ इशारा करती हुए उसे धमकी के साथ ऑर्डर देने लगी। इतनी धमकियों से तो अब्बा भी कब्र से निकल आएगा। वो दिल में सोचने लगा। बहजाद जान गया था कि इसकी खोखली धमकियाँ किसी काम की नहीं। कल भी वो बहुत कुछ बोली थी पर घर जाकर सब कुछ भूल गई। मैडम तुड़वा दें पर मैं ये नहीं पहन सकता, वो कहकर इसकी सब आंखों से निगाहें चुराता यहाँ वहाँ देख रहा था। निकलो। कुछ देर इसके स्पार्ट चेहरे को घूरते हुए चुटकी बजा कर उसे वहाँ से जाने का कहने लगी। बहजाद ने हैरत से उसे देखा। कहा बहजाद ने सैकड़ों औरत को घूरते दांत पीसते हुए बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करते पूछा। जहाँ भी जाओ पर दफा हो जाओ और अपनी सैलरी वगैरह सब कुछ भूल जाओ। अपनी ये मनुष्य शक्ल फिर न दिखाना, वरना गार्ड से कहकर वो हशर करवाओगे, कब्र में उतर कर भी सिसकियाँ भरोगे। वो शदीद गुस्से से दाढ़ी माल के इस फ्लोर पर जितने लोग सुना सब ने हैरत से मुड़कर इस धमकी देने वाली और धमकी सुनने वाले को देखा। वो हानिया खान को देख नहीं पाए क्योंकि इसका रुख बहजाद की तरफ था और बहजाद ने इस पर शुक्र किया, वरना इस छोटी होम मिनिस्टर का सोशल मीडिया रिकॉर्ड लगा देता। मैडम, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चेंज करने जा सकता हूँ? आप ज़रा सोचिए, इस दौरान कुछ हो गया तो। वो बेबसी से बोला। ओहो लोफर वर्ल्डमैन, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ चलूँ? उसने सुख पड़ते गुस्से में कहा। मैडम, मैं बहुत नेक हूँ, ऐसी ख्वाहिशात नहीं करता। हाँ, किसी को रहम आ जाए तो दूसरी बात। अस्तगफुरुल्लाह है। इसने कहकर निचला लब दांतों तले दबाया। वो फटी आंखों से उसे देखने लगी। मैं कुछ नहीं चाहती, तुम बस जाओ, चेंज करो, नहीं तो दफा हो जाओ। दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देती हुई कि मुझे थोड़ी कह रहा है, मैं
तो इसकी मैडम हूँ, वो पटा कर बोली। इससे पहले ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और फिर बाहर की तरफ दीजिए। हार मानते हुए उसने हाथ सामने फैलाया और गुस्से भरी नज़रों से उस नासूर को देखा। फतेहमंदी से मुस्कुराती हानिया ने इसके हाथ पर शर्ट और ब्लू पैंट रखी और वो झपटे के अंदाज में इससे कपड़े लेता है एक खूनखार नज़र पर डालता चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इसके इस तरह करने पर हानिया ने एक खूबसूरत कहका लगाया। रात की पार्टी के लिए अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगी। गुलाबी खूबसूरत सी स्लीवलेस नफीस सी मैक्सी पसंद करते उसने साथ ही मैचिंग हाई हील्स, और अब वो ज्वेलरी शॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से उसके पुकारने पर वो रुकी। मैडम, इसकी सदमे भरी आवाज़ पर वो पलटी और बहुत मुश्किल से उसने चेहरे पर गुस्सा से जाकर उसे देखा। जहाँ ब्लैक शर्ट पर सफ़ेद हरूफ में लिखा था मैट्रिक फेल बॉयफ्रेंड। ये कैसा जुल्म है मैडम, मैं कैसे चल सकूंगा ये पहनकर, लोग क्या कहेंगे, मैं तो मैट्रिक पास हूँ। वो धाई देने लगा। उसने नखुसत से छोटी सी सुर्ख नाक सुखलाई। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जो यूनिवर्सिटी में जान ईमान बनकर चलते हो ये तुम्हारी असलियत है, और तुम्हें यही जॉब पर पहनकर मूव करना पड़ेगा मेरे साथ, वरना आउट। वो कहकर ज्वेलरी शॉप की तरफ चली आई। बहजाद जो कुछ देर पहले लड़कियों की पुरशौक नजरों के हारिस में था, अब दबी दबी हंसी के बीच चलता हुआ पास आया। अभी भी मेरे मरे पड़े हो बेशरम, निकलो यहाँ से वरना ये नक चिड़ी तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। यहाँ निकलो यहाँ से, हम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं यहाँ, सिर्फ मजाक बनाती हैं ये अमीरजादियाँ। बहजाद ने दिमाग के झड़कने पर लब भेजे। बहजाद, छोड़ो ऊपर के खाने वाले को, ये तो फालतू में ही बकता रहता है। तुम ये मत देखो इस शर्ट पर क्या लिखा है, ये देखो कि तुम्हारी मैडम हसीना ने तुम्हारे लिए ली है ये शर्ट। वो ये नहीं देख सकती कि कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे, इसीलिए तुम्हें इनसे दूर रखने के लिए ये तरीका अपनाना चाहती है ताकि लड़के तुम्हारी असलियत देखकर तुमसे दूर रहें। ये एक किस्म की जेलसी है, यानी उसके कदम मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए उसकी आंखें इर्द गिर्द के माहौल पर थीं। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। तुम शर्म करो, तुम वाकई फालतू हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मैडम के लिए ऐसा सोच रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वो कल का बदला लेना चाहती है। जब उसने तानिया नाम की लड़की के सामने इसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकलने के आर्डर को नहीं माना था, तुम जानबूझकर अपना दिल इस तरफ धकेल रहे हो। इसकी औकात तो देखो, कहाँ गरीब गुरबा मोहल्ले के एक कमरे में रहने वाला बहजाद जो जंगली लोफर बॉडीगार्ड है, कहाँ ये रईसजादी होम मिनिस्टर की लाडली बेटी। क्यों अपनी ज़िंदगी के दुश्मन बन बैठे हो? बख्श दो बेचारे को। बहजाद को दिमाग की दलील काफ़ी मुतासिर कर गई। बकवास ना करो, मोहब्बत में दौलत व हसीयत नहीं देखी जाती। दिल घबरा कर बोला। बहजाद भी दिल की इस बेईमानी पर हैरान रह गया। हाँ, तुम तो यही कहोगे मोहब्बत अंधी लंगड़ी मजूर बहरी गूंगी और अहमक होती है। ये फलसफे सिर्फ किताबों कहानियों में अच्छे लगते हैं, यहाँ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा देखा जाता है। और तुम क्यों उसे फर्ज में कोताही करने पर उकसा रहे हो? दिमाग की बात पर बहजाद ने दांत देते अबरू उचकाई। नहीं बहजाद, दिल घबरा कर बोलने लगा, पर इससे पहले ही दिल और दिमाग के बीच में बैठा हलक चला उठा और अंदर ही अंदर दोनों सहम कर इस पर 2 हरफ भेज कर खामोश हो गए। चलो, वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके इससे बोली और वो इसके पीछे खुद पर मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड का लेबल लगाए आ रहा था। लड़कियों की मुस्कुराहट के साथ हानिया भी मुसलसल इसकी चिड़चिड़ी कैफियतों मुस्कुरा रही थी। कहाँ जाना है अब? वो दबे लहजे में थाक खाने वाले अंदाज में बोला। वो खिलखिला कर हंसी। वोलमैन, अपनी औकात में रहो, अब चलो किसी रेस्टोरेंट में, मुझे लंच करना है। टांग पर टांग चढ़ाए वो मोबाइल निकाल कर इसकी ली गई तस्वीरें रीना को भेज रही थी और साथ ही उसे हंसने और ऑल दी बेस्ट वाले इमोजी मसूल हुए। मैडम, मेरी तस्वीरें डिलीट कीजिए वरना सर से शिकायत करूंगा। उसे हंसते देखकर वो समझ गया कि वो छुप छुप कर तस्वीरें ली थी और इन्हें देखकर हंस रही है। चुप करके बैठो वरना निकलो गाड़ी से, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। वो हंसी रोक कर संजीदा आवाज़ में बोली कि बहजाद लब भेज कर रह गया।
वो सोच रहा था रेस्टोरेंट में इसका क्या हाल होगा, कितना मजाक बनेगा, इसकी स्टैंडर्ड्स का क्या होगा। वहाँ पहुँचकर लड़कियों की सरगोशियाँ झुक झुक कर एक दूसरे के कान में कुछ कहती और इसकी तरफ नज़रों से इशारा करती, खिलखिलाती। लड़कियाँ इसके अंदर शोले भड़का गई, मगर वो हानिया के पीछे बेहिस बना खड़ा रहा। आओ बैठो, तुम भी ठूस लो। वो गर्दन घुमाकर वेटर के खाना सर्व करके जाने पर बेजार से बोली, मुझे मेरी हैसियत में रहने दे, आप ठूसें, मेरा मतलब है कि खा लें। वो जलकर बोला और दूसरा जुमला मुस्कुरा कर पास करते उस तक पहुंचा। ओके। वो सर हिलाती इसकी बकवास की तरफ ध्यान दिए बगैर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई, और वो तो पहले ही भूख का पक्का था, इसलिए रेस्टोरेंट में फैली मुख्तलिफ खानों की खुशबू सूंघता जबरदस्त से खड़ा था। ये लो। हाथ तो मुंह नैपकिन से साफ करती उसने अपने क्लास से पैसे निकाल कर बहजाद के सामने किए। क्यों, किस लिए? बहजाद ने उलझ कर इसके हाथों में हजार हजार के नोटों को देखा। अरे भाई, टिप है, रखो, वो कहकर इसके हाथ में जबरदस्ती टिप रखती आगे बढ़ गई। बहजाद ने डूबते दिल के साथ ऊपर देखा। या अल्लाह, ऐसा बनाना जरूरी था। इसके दिमाग ने सदा लगाई। लो भाई, तुम रख लो। उसने पास खड़े टेबल से बर्तन समेटे वेटर के हाथ में पैसे थमाए, जो इस मैडम की नाइंसाफी पर अंदर ही अंदर उसे कोस रहा था। इस मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड की रहमदिली पर झूम उठा। थैंक यू मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड, वो खुशी से बोला। अब इस बेचारे का क्या कसूर? बहजाद ने अपनी शर्ट पर लिखे लफ्जों को देखा और जबड़ा मुस्कुराता सर हिलाकर चला गया। सुनो बहजाद, तुम्हें सर ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। अब्दुल्ला के आकर उसे पैगाम दिया। वो जो अभी खाना खाकर फारिग हुआ था, सर हिलाकर इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चला आया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने याद किया? उन्होंने मोबाइल सामने टेबल पर रखते हारिस साहब को देखते हुए मुअद्दब सा बोला। हाँ बहजाद, तुम आज? उन्होंने सर उठाकर इससे कहना चाहा, पर इसकी शर्ट पर लिखे मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड को देखकर पहले हैरान हुए, फिर अपनी बेटी की कस्तानी समझ कर कहका लगा उठे। अब्दुल्ला ने भी अपनी दबी दबी हुई मुस्कुराहट जाहिर की। बहजाद बेचारगी से सर झुका गया। ये क्या पहना है? उन्होंने हंसते हुए बहजाद से पूछा, जिस पर उसने अपने सीने पर ब्लैक शर्ट पर लिखे सफ़ेद हरूज को देखा। मैडम ने लेकर दी है आज, उसने खुद पर जब्त करते फीकी मुस्कुराहट के साथ बताया। तो हारिस साहब ने सर हिला दिया। पहले तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया उसने। लगता है तुम्हारे साथ बड़ी ही दुश्मनी है, उन्होंने कहा। बहुत, दिल ही दिल में कहता बहजाद सर हिलाने लगा। आप कुछ कह रहे थे सर, कोई काम है? वो इनसे खुद को बुलाने का मकसद पूछने लगा। हाँ, हानिया आज रात पार्टी में जा रही है, मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ जाओ, और आज रात यहीं रहना सर्विस क्वार्टर में। आज मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं लेट आऊँगा। हारिस साहब के कहने पर बहजाद ने सर हिला दिया। तुम उसे इसका क्वार्टर दिखा देना। उन्होंने अब्दुल्ला की तरफ अपना रुख किया। जी सर। हारिस साहब की हिदायत पर उसने साबत में सर हिलाया। उन्होंने हाथ के इशारे से दोनों को जाने का हुक्म दिया। अच्छा सुनो तुम बहजाद, उन्होंने जाते हुए बहजाद को रोका। जी सर। आवाज़ सुनकर वो मुड़ा। तुम्हें मुश्किल तो पेश नहीं आ रही इस जॉब में? इनका इशारा इसकी शर्ट की तरफ था। जी नहीं, सिर्फ इस नाइंसाफी पर दुख है। उसने फेल पर उंगली रखी। मैडम से कहे मैं मैट्रिक पास हूँ, आप तो जानते हैं। इसकी दुहाई पर हारिस साहब मुस्कुराए और सर हिलाकर उसे हो जाने का हुक्म दिया। बहजाद अब्दुल्ला के साथ सर्वेंट क्वार्टर में आया और वहाँ मौजूद पहले से सिंगल बेड पर लेट गया। तुमने माल चेक किया है? हारिस साहब असले भरे तीनों ट्रक के पास पहुंचकर फवाद साहब से बोले। मैंने किया है, 300 पेटियां हैं। एसपी जुबैर बोला तो उन्होंने साबत में सर हिलाया। इस बार मैं 20 या 30 के बजाय 50 लाख लूँगा, और क्योंकि पहले 2 ट्रक जाते थे, इस बार 3 जा रहे हैं, पैसा भी तो बढ़ना चाहिए। जुबैर कहकर इन दोनों के हैरत भरे चेहरे देखने लगा। अभी तुमने एक दिन पहले ही हाथी से 50 लिए हैं, वो कहाँ गए? फवाद साहब दबे लहजे में गुस्से से बोले। तो इस बार हैरान होने की बारी एसपी जुबैर की थी, जिस पर हारिस ने गुस्से भरी नजर डाली। मैंने नहीं लिए, उसने कहकर हारिस साहब को देखा, जिन्होंने फवाद की तरफ रुख किया। तो उसने मुझसे झूठ कहा। फवाद साहब ने दिल ही दिल में सोचते हुए सर हिलाया। इतनी सख्ती क्यों फवाद? उसने अपने पैसे लिए हैं, तुम्हारे अकाउंट से नहीं। हारिस साहब सख्त नापसंदीदगी से बोले। अच्छा देखेंगे। ड्राइवर कहाँ मर गए, और ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उन्होंने मौजू बदलते हुए कहा।
میں نے ایک دھماکے کا انتظام کیا ہے پبلک پلیس میں، جب سب کی اس طرف توجہ جائے گی تو ہمارے آدمی ٹرک لے کر نکل جائیں گے۔ آپ فکر مت کریں، اور 50 لاکھ تو حق ہے میرا۔ ایک ماہ میں کتنے انکاؤنٹر کر چکا ہوں کوئی اندازہ ہے؟ وہ منہ بنا کر بولا تو فواد صاحب نے ابرویں اچکائی۔ کون سا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ پروموشن بھی مل رہی ہے، کل کے کانسٹیبل سے آج ایس پی بن کر کھڑے ہو، ابھی بھی منہ نہیں بند ہو رہا۔ وہ غصے سے بولے۔ اسی صنع میں ڈرائیور کے آ جانے کے بعد حارث صاحب نے دونوں کو خاموش کروایا۔ میری کمشنر سے بات ہوئی ہے، بلاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہ تینوں ٹرک لے جاؤ اپنی نگرانی میں، پر نامحسوس انداز میں ٹرک سے دور رہنا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ باقی اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں سے 12 بجے کے بعد نکلنا، ٹھیک ہے؟ موبائل رکھتے ہوئے حارث صاحب نے ایس پی کو مخاطب کیا، جس پر اس نے صحابت میں سر ہلا دیا۔ چلو بیٹھو۔ ایس پی زبیر نے ڈرائیور کو کہا، جو سر ہلاتے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ زبیر، فواد صاحب اور حارث نے ہاتھ ملانے لگے۔ کیش کب ملے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو فواد صاحب ناگواری سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں تمہارا کیش اسلحے کے بارڈر سے نکلتے ہی مل جائے گا، جلدی اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا، اب نکلو۔ انہوں نے کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلاتا اپنے ہاتھ میں موجود اسٹک ٹرے پر مارتا، انہیں چلنے کا حکم دیتا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کمشنر کا کتنا حصہ ہے؟ ٹرک کے نکلتے ہی فواد صاحب نے حارث کو مخاطب کیا۔ چوتھائی، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ ہادی زبیر کا کیا چکر ہے؟ حارث صاحب نے سگار کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہمیشہ کی طرح یہ بلیک میل کرتے ہوئے ہادی کو کال کر کے پیسے وصولتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے گودام سے نکل کر ان کے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، جس کا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں نے تمہیں کہا تھا ابھی ہادی کو اس سب سے دور رکھو، وہ ابھی بچہ ہے، اور تم جانتے ہو اسے کتنی نفرت ہے اس سب سے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر حارث صاحب بولے تو فواد سر ہلا گئے۔ اسے نہیں معلوم حارث، وہ تو بس یہی حرام خور پیسوں کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں، ورنہ اسے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو حارث صاحب گھڑی میں وقت دیکھنے لگے۔ شاید نکل گئے ہوں گے۔ وہ ہانیہ اور بہزاد کا سوچنے لگے، اور پھر ڈیٹیلنگ پارٹی کے جانے پر دونوں ہی میٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ بریک ڈیلز ان کا پرانا پارٹنر تھا، جو یہاں سے اسلحے کے نکلتے ہی آگے ان کے خریداروں تک پہنچاتا تھا۔ یہ حارث صاحب کی ذاتی اور پسندیدہ زندگی تھی، جہاں انہیں کسی قسم کے گارڈز یا سیکورٹی کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کی اس دنیا میں رحم لفظ کا احساس بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ انسان تو دور کی بات تھی، اس زندگی کو انہوں نے اپنی اصل زندگی سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ ادھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی اس دنیا کا تنکا بھی نہ بکھرے، نہ ہی ان سب کی بھنک ان کی شہزادی بیٹی ہانیہ کو ہو۔ یہ غیر قانونی طور پر اسلحہ فروخت کرنے والوں کی تھی، اسمگلر سیکریٹ لائف تھی، جس کے پارٹنر اور سپورٹر بہت تھے، کیونکہ خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ گلابی سلیو لیس میکسی میں اس کے دودھیا بازو چاند کی طرح دھمک رہے تھے، گولڈن بالوں کو کھلا چھوڑے ہائی پارٹی میک اپ نے اس کے حسن کو قیامت خیز بنا دیا تھا۔ بہزاد کی نظریں اس کے گدگدے بازوؤں سے ہوتی ہوئی اس کے گلابی لبوں پر آئیں، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، اور پھر تھوڑی پر موجود نقطوں پر تو جیسے سانسیں دھکنے لگیں۔ نظریں جب اس کے حسین سراپے سے ہوتی اس کے گہرے گلے تک آئیں تو جسم میں جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میڈم، آپ نے اسکارف نہیں لیا؟ اس کے سامنے آنے پر نظریں جھکائے وہ بولا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پر سوٹ نہیں کرے گا، خلاف عادت وہ نرمی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ آپ ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، وہ کہہ کر لب دبا گیا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی اس کے انتظار میں تھی کہ وہ دروازہ کھولے اور وہ اندر بیٹھے۔ اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے نکلتی جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کا چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہانیہ کی سبز آنکھوں میں غصہ مڑ آیا۔ میں نے تمہاری رائے مانگی باڈی گارڈ۔ وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور گھبرا کر بولی۔ وہ لب بھیج گیا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یا بری؟ ہانیہ کو اپنی انسلٹ لگی، جس پر وہ اس کے کالر کو پکڑتی جھٹکا دے کر بولی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
کہ اس کی جگہ آپ کوئی اچھے پردے والے کپڑے پہنیں جس سے آپ کا حسن چھپ جائے، جو آپ کے ہم سفر کی امانت ہے۔ اور اچھی لڑکیاں پردے میں ہی حسین لگتی ہیں۔ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بنا اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ لفظ امانت پر سن ہو گئی تھی۔ آج سے تم میری امانت ہو۔ ایک بھاری سرگوشی نما آواز ہانیہ کو کم کپانے پر مجبور کر گئی اور اس نے بے ساخت آس پاس نظریں دوڑائیں۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف گارڈ چوکنا کھڑے تھے اور سامنے اس کا محافظ موجود تھا۔ سنہری مدھم روشنی میں وہ نظریں اٹھا کر اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر اچانک پسینے کے قطرے نمودار ہونے پر وہ الجھا کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ بہزاد نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک پل کو ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے اعصاب کو قابو کرنے لگی۔ اس ایک پل میں اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر بہزاد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں جب رخساروں پر گر کر پھر اوپر اٹھی تو اس کے دل کی حالت غیر کر گئی۔ ہانیہ کا ہاتھ ابھی بھی بہزاد کے کالر پر تھا اور وہ اب سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی کی امانت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ باڈی گارڈ ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے وہ اس کے 6 فٹ سے بھی نکلتے قد کی مالک بہزاد کی تھوڑی تک آ رہی تھی۔ اس کے یکدم قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اسے سن کر گئی۔ اس کے نازک سراپے سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی پھولی سانسیں جب بہزاد نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو اس کی ہمت و جرأت پر شدید رہ گیا۔ یہی حال ہانیہ کا تھا۔ وہ اس کے بری کہنے پر شدید ہو کر بھڑک اٹھی تھی، پر اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود اس کے پاس ہونے پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ شرٹ تمہیں اس لیے پہنائی ہے کہ تم اپنی اوقات نہ بھولو، جو تم اب اکثر بھولنے لگے ہو۔ وہ کہہ کر نخست سے سر جھٹکتی خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، جبکہ بہزاد نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کراچی کے مشہور کلب المون، جہاں ہانیہ خان نے 1 ماہ بعد اپنی آزادی کے جشن میں پارٹی آرگنائز کروائی تھی، اس کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکتی وہ باہر نکلا۔ آس پاس بہت سی گاڑیاں رک رہی تھیں اور ان میں سے کپلز، دوست، لڑکے لڑکیاں نکلتی ہنسی مسکراتی اندر بڑھ رہی تھیں۔ بہزاد نے ماحول پر افسوسناک نظر ڈالتے ہوئے اپنی میڈم کے لیے دروازہ کھولا اور خود کنارے پر کھڑا رہا۔ ہانیہ ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی دوسرا ہاتھ بہزاد کی طرف بڑھا گئی۔ اس نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کا نرم روئی جیسا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اسے باہر نکالا۔ آ گئے اوقات پر۔ وہ مسکراتی ہوئی بہزاد کو دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھوتا سر کو خم دیا۔ آپ بھول رہی ہیں اپنی اوقات، اس کے دماغ نے کہا تو وہ ہونٹ بھیج گیا اور دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کلب کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے فلموں میں دیکھا تھا۔ تیز رنگین لائٹیں، تیز میوزک، ڈانس فلور پر کپلز ڈانس کرتے مدہوش وجود، ہر طرف کے مشروبات کی سرونگ کرتے ویٹرز اور کاؤنٹرز پر قہقہے لگاتی چپک کر سیلفیاں لیتی لڑکیاں اور ان کے ساتھ کھڑے انہیں سراہتے ہوئے لڑکے۔ بہزاد نے ملازمہ کی طرف سے آج رات کے لیے دیا گیا بلیک جیکٹ اندر آنے سے پہلے پہن لیا تاکہ اس کی شرٹ پر لکھا لیبل چھپ جائے۔ اب وہ اپنی میڈم کو لڑکیوں سے ملتے دیکھ رہا تھا اور اس سے تعریفیں بٹورتے سن رہا تھا۔ جہاں وہ کھلکھلاتی اس کی دل کی دنیا میں ادھم مچا رہی تھی، وہیں اسی کا نازک ہوشیابہ سراپا آس پاس موجود لڑکوں کی تیز نظروں کے حارس میں تھا۔ بہزاد بمشکل خود پر قابو کر رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور ہانیہ کو 2 کھینچ کر لگائے کہ ہوش میں آؤ اور لوگوں کی نظروں کو پہچانو، پر وہ گارڈ تھا، مجبور تھا۔ ہائے! ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس لے کر تانیہ اس کے پاس آئی اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گلے سے لگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہزاد نے برق کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ سامنے کرتے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ سڑو گارڈز! وہ بلبلا کر اپنی ناکامی پر پیچھے ہوئی، جبکہ اس سب کو دیکھتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے اس کے دوستوں نے ایک جاندار قہقہہ لگایا۔ کیا تم میرے پاس جاب کرو گے؟ میں تمہیں ہانیہ خان سے ڈبل سیلری دوں گی۔ وہ اپنے بال پیچھے جھٹکتی ایک سائیڈ پر کر گئی اور اب اس کے سامنے معصوم بچی کی طرح آنکھیں ٹپکانے لگی۔
وہ اسے جاب کی پیشکش کر رہی تھی۔ بہزاد نے بے بسی سے نظریں اپنی میڈم کی طرف اٹھائی۔ وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ میں حرام نہیں کھاتا، وہ ان کی نظروں میں دیکھتا کہہ کر وہاں سے جانے لگا کہ وہ اچانک ہی اس کے سامنے آئی اور اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ یہ سب اس سوسائٹی میں عام سی باتیں تھی، پر بہزاد کو بھڑکا گئی۔ بہزاد نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ میڈم اپنی حد میں رہیں، وہ اسے الگ کرتا سرد لہجہ آواز میں بولا۔ میری حد بہت وسیع ہے جس میں تم بھی آ سکتے ہو۔ وہ شرارت سے مسکراتی اپنی باہیں کو گہرا بنا کر اسے دکھانے لگی۔ بہزاد دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ وسیع حد کہیں اور جا کر پر کرے، مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھے۔ اس نے کوف سے اس کی اداؤں کو دیکھا۔ بہزاد نے پھر سے کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں سے ہانیہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں دوسری طرف موجود صوفوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر بہزاد نے آنکھیں سکھائی، کہیں ڈرنک تو نہیں کر رہی؟ پر نہیں، وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس تھا۔ اس نے شکر کا سانس خارج کیا۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی، ایسے کپڑے پہننے والی لڑکیاں بری ہوتی ہیں، اور خود سامنے شو پیس کھڑا کر کے انجوائے کر رہا ہے نظارے۔ وہ چور نظروں سے بہزاد کو ثانیہ سے باتیں کرتے دیکھ کر جل کر سوچنے لگی، وہ کیوں میرے باڈی گارڈ کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر اس نے سوچا اور بے دھیانی میں ہی اپنی دوستوں کی باتوں میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی، میرے گارڈ بن جاؤ۔ تانیہ مسکراتی نظر بہزاد کے ضبط سے سرخ چہرے پر ڈال کر کہنے لگی، سوری، یہ آفر آپ سامنے بیٹھے چوسے آپ کی گٹھلی کو کر سکتی ہے۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی کوئی جاب ہو تو اسے کہا جائے۔ میں اپنی جاب میں خوش ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اسے سیم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اور سیم دونوں کی بے چین حالت پر نظر ڈالتا میری خیزی سے مسکرا دیا۔ دال میں کچھ کالا ہے، وہ ہانیہ کے سرخ آنکھ بگولا چہرے کو دیکھتے بڑبڑایا اور موبائل لے کر اپنے دوست ہادی کو کال کرنے کے لیے سائٹ پر چلا گیا، جس سے اس نے انوائٹ تو کیا تھا پر وہ ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ ہاں بڑی یار، کہاں ہو؟ ہادی کے کال پک کرنے پر وہ کلب سے باہر نکلتا بولا، بس پہنچ رہا ہوں، بس کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ ہانیہ کے بارے میں، اس کا موڈ کیسا ہے؟ اس کی بات پر وہ مسکرا اٹھا۔ جیلس ہو رہی ہے وہ بھی اپنے گارڈ کو تانیہ سے باتیں کرتے دیکھ کر۔ یار کیا ہی مزہ آ رہا ہے، دیکھو تو اس نکچڑی کی ایسی حالت ہے کہ چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سیم ٹھکا لگا کر بولا تو ہادی ٹھٹکا، واٹ ربش، وہ کیوں گارڈ کی باتیں کرنے سے جیلس ہوگی؟ آر یو کریزی؟ وہ حیران ہوا تھا اور اس کے دماغ میں وہ واقعہ گھوما جب وہ اسے فاقے ایریا میں اس گارڈ کو ہاتھ پکڑنے کا کہہ رہی تھی۔ آ جاؤ پھر معلوم ہوگا، سیم نے کہہ کر کال منتقل کی اور دوسری طرف ہادی ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ تو یہ ہے تمہاری اوقات، مجھے اگنور کر کے تم اس ڈوک ٹکے کے گارڈ سے چونچے لڑا رہی ہو؟ ہانیہ خان، بہت مہنگا پڑے گا یہ تمہیں۔ اس نے بیڈ سے کوٹ اٹھایا اور پہن کر پارٹی کے لیے روانہ ہو گیا کہ خود بھی تو دیکھے اس ملکہ اور گارڈ کی لو سٹوری۔ بہزاد اسے منہ بسوتا چھوڑ کر ہانیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ مضبوط چوڑے سینے پر باندھ لیے۔ واہ ہنی، تمہاری طرح تمہارا باڈی گارڈ جیسا پوری پارٹی میں کوئی نہیں، اس سے کہو نا میرے ساتھ ڈانس کرے۔ سونیا نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو ہانیہ نے دانت پیسے۔ تم خود کہو، وہ ناک چڑھاتی ناگواری سے بولی، جبکہ اس کے روکھے لہجے پر سونیا نے حیرت سے دیکھا اور مایوسی سے خاموش ہو کر رہ گئی۔ کیا بات کر رہے تھے تم اس سے؟ وہ اٹھ کر جب کاؤنٹر پر آئی تو اس کے پیچھے بہزاد بھی آیا، تبھی وہ ہتھیلی اٹکا کر اس کی طرف جھکتے اس سے مخاطب ہوئی۔ بہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں جیلسی کے رنگ دیکھ کر حیران بلکہ اسے جھٹکا لگا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ اس سے کیوں جیلس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کر بولا، پرسنل تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور لہجہ بھی سنجیدگی۔ ہانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس کے جواب پر۔ کون سی پرسنل، مجھے بتاؤ۔ وہ گلاس کاؤنٹر پر پٹک کر اس کی طرف آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی، میڈم یہ میری پرسنل باتیں ہیں تو مطلب پرسنل آپ کو اس بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی اپنے انکل کے بیٹے ہادی سے منگنی ہو گئی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی سرد غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا
पूछने लगा तो उसने सर हिलाते हुए गिलास से घूंट भरा। वो कुछ देर सोचती, यहाँ वहाँ नजरें फेरती, इसकी तरफ रुख करके बोली, हाँ हुई थी बचपन में, पर मैं उसे पसंद नहीं करती। वो तल्ख हुई और जान भी ना पाई कि वो क्यों उसे सफाई दे रही थी। हालांकि वो कोई अहमियत नहीं रखता था। अब तुम बताओ क्या कहा उस लुबड़ी ने, वो उससे बेचैन होकर पूछने लगी। बहजाद ने लब भेज कर देखा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। बताओ, मैंने बता दिया है, वो जिद्दी लहजे में उसकी जैकेट को खींचते हुए बोली। पर्सनल है, वो कहकर उसे देखने से कतरा रहा था। तो मेरी भी ये पर्सनल बात थी, तुमने पूछा मैंने बता दिया, अब तुम ये पर्सनल बीच में से हटाओ और मुझे बताकर फिर वापस रख दो। शाबाश, ये मेरा ऑर्डर है। वो उसके फिर पर्सनल कहने पर बल खाती बमुश्किल गुस्सा जब्त करती उसे पिचाते हुए बोली, आप जिद क्यों कर रही हैं? उस बेवक्त बॉडीगार्ड की पर्सनल बात जानकर क्या करेंगी आप? वो अपनी जैकेट पर रखे उसके हाथ को हटाते हुए बोला। हानिया ने उसके मजबूत हाथ में अपने हाथ को देखा। उसे याद आया वो लम्हा जब तानिया उसके सीने से चिपकी हुई थी और उसने यही हाथ उसके बाजू पर रखा हुआ था। हानिया ने मुस्कुराते हुए बजात के हाथ की पुष्ट पर अपने नाखून गाड़ दिया और तुम जरा भरी नजरों से उसे देखने लगी। दोनों को अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। वो इसके हाथ पर अपने नाखूनों का दबाव बढ़ा रही थी और वो खामोश खड़ा आसपास देखते हुए फिर इसकी आंखों में देखने लगा। अगर तुमने नहीं बताया कि वो लोमड़ी क्या कह रही थी तो मैं तुम्हारे हाथ की पुष्ट उधेड़ कर रख दूंगी। वो इस ढीठ पर असर होता ना देखकर खुद बोली तो बहजाद कंधे उचका गया। उधेड़ दो, बताने वाला तो मैं हूँ नहीं, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करता। उसने मुस्कुराकर अपना अंगूठा उसके नाजुक हाथ की पुष्ट पर फेरा। हानिया के हाथ पर उसके लम्स ने करंट सा दौड़ा दिया और उसने झटके से उसके हाथ को छोड़ा, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा होती कुछ दूर हो गई। वो बमुश्किल अपने नफ्स को बहाल कर रही थी। घबराहट में अपने करीब काउंटर पर रखा गिलास बगैर उसकी स्मेल और जायके पर ध्यान दिए लबों से लगा गई। इस सारे हवास यही काम करना छोड़ गए। वो गिलास खाली करके काउंटर पर पटकती इसकी तरफ पुष्ट करके अब सामने डांस फ्लोर की तरफ देख रही थी। हनी, लहजे में मोहब्बत समाकर हादी ने उसे पुकारा तो दोनों ने बेवक्त मुड़कर उसे देखा। मुझे इनवाइट करना तो तुम भूल ही गई। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके दोस्तों के साथ शिकवा करता उसकी तरफ आया। हानिया अपने मुस्कुराते दोस्तों को देखकर उसके लहजे पर उसे टोक भी नहीं सकती थी। हाँ सच में मैं भूल गई थी। उसके पास आने पर वो मुस्कुरा कर बोली तो हादी ने एक गुस्से भरी नजर पास खड़े बजाद पर डाली। कम ऑन गाइस, क्यों बच्चों की तरह यहाँ खड़े हो? चलो और डांस करो। इतना जबरदस्त म्यूजिक चल रहा है। सेम के साथ सोनिया झूमती हुई उनके पास आकर मुंह बनाती बोली तो सब हंस पड़े। मेरे साथ डांस करोगे बॉडीगार्ड? तानिया ने अपना हाथ बहजाद की तरफ बढ़ाया, जिस पर हानिया ने बहजाद के चेहरे को देखा। बहजाद ने नागवारी से इनकार करना चाहा मगर हादी बीच में बोल उठा, क्यों नहीं करेगा डांस? जरूर करेगा, ये भी हमारी तरह जवान है, इसका भी दिल कर रहा होगा रोमांटिक माहौल में रोमांटिक साथी के साथ डांस करने का। क्यों हनी डार्लिंग? उसने कमीनगी से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए हानिया की राय ली, जिस पर वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई। बहजाद लव भेजिया, सॉरी मैं यहाँ बॉडीगार्ड हूँ, कोई गेस्ट नहीं, ना ही मेरे ऐसी कोई ख्वाहिश है रोमांटिक होने की। माजरत, मुझे अपनी जॉब करने दें। वो रुखे लहजे में कहता तानिया के हाथ को नजरअंदाज कर गया, जिसके बाद वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये क्या बात हुई भला? तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तो इसका ही दिल रख लो हनी डार्लिंग, शायद ये तुम्हारे आर्डर पर अमल करेगा। तुम अपनी दोस्त की दिली कैफियत समझो। हादी हानिया के तासर जानते हुए बोला तो उसने बहजाद को देखा। जो तुम मैं यही हूँ, वो सद लहजे में इससे बोली, पर उसके अंदर शोले भड़क उठे थे। पता नहीं क्या कैफियत थी कि ना उसे किसी के साथ डांस करते देखना चाहती थी और ना ही उसे अपनी औकात भुला देना चाहती थी। अजीब सी एक चिढ़ थी या कुछ और भी जो उसे पहले दिन से देखकर पैदा हुई थी। सॉरी, बहजाद फिर भी मौसत कर गया। इस मैडम और गार्ड के तमाशे को देखते हुए सैम और हादी ने एक दूसरे को देखा। शायद हमारी हनी ही राजी नहीं कि इसका बॉडीगार्ड किसी के साथ डांस करे। हाँ 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 हाँ, हादी ने कहते हुए कहका लगाया जैसे जिसका साथ सैम ने भी दिया। हानिया ने खूनखार नजरों से बहजाद को देखा।
अभी तो पर्सनल बातें हो रही थी दोनों के बीच, और अब ये नखरे जा क्यों नहीं रहे। वो दांत पीसती आगे बढ़ी और बेजाद के हाथ को पकड़ कर तानिया के हाथ में दे दिया। जाओ, वो चिल्लाकर बोली, जिस पर बेजाद ने इस जज्बाती मैडम को अफसोस से देखा जो इन लड़कों की चाल को समझ नहीं पा रही थी। आओ, तानिया को मुस्कुराती हुई उसे लेकर डांस फ्लोर पर आई और उसके गले में अपने बाजू डाल दिए। बेजाद ने गुस्से भरी नजरों से हानिया को देखा और खामोशी से उसके साथ हलाकर हल्का हल्का मूव करने लगा। ये लो, ठंडा पियो। हादी ने ड्रिंक का गिलास उसकी जानिब किया, जिस पर हानिया ने बेजाद से अपनी गुस्से भरी नजरें हटाकर उससे देखा और बगैर चुनचुना किए एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। इजी फ्रेंड, एक बात पूछूं? वो इसके साथ काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हुआ। हानिया ने साबत में सर हिलाया। क्या तुम इस गार्ड को पसंद करने लगी हो? क्योंकि तुमने कहा कि वो निकाह वाला वलवला सिर्फ एक बहाना था। उसने कहते हुए हानिया के चेहरे को देखा, जिस पर नागवारी फैल चुकी थी। तुम भूलने क्यों नहीं देते मुझे उस सब को? वो गुस्से से उसे मैं कहा था कि एक बहाना है, और मैं क्यों उस गार्ड को पसंद करने लगी? हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वो मेरा बॉडी गार्ड है। वो गुस्से से बोलकर सामने देखने लगी, जहाँ तानिया उससे करीब तर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसे किसी ने तपते सहरा में फेंक दिया हो। इसके वजूद में आग भड़क उठी थी और वो बहुत मुश्किल से ज़ब्त किए खड़ी थी। डांस, हादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हथेली फैलाई। नो, हानिया मुंह बनाकर इनकार कर गई और खुद को संभलने के लिए काउंटर को पकड़ा। इजी फ्रेंड, नॉट फैंसी प्लीज। वो इसके हाथ को पकड़ता बोला तो वो उंगली थोड़ी पर रख के उसे देखने लगी। सिर्फ दोस्त। हाँ, वो यकीन दहानी करवाने लगी तो हादी ने मुस्कुराते हुए इस पर ड्रिंक का असर होते देखते सर हिलाया। वो उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। बेजाद ने हैरत से हानिया को ऊपर आते देखकर तानिया को झटके से खुद से अलग किया। मैडम, वो गुस्सा जब्त करते उसे हादी के साथ देखकर बोला, मगर उसकी आवाज़ म्यूजिक में ही दब गई और हादी उससे दूर होकर खड़ा हो गया। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो? उसने अपना हाथ हानिया की नाजुक कमर के पीछे ले जाते उंगलियों की सख्त पकड़ में जकड़ा। इसकी मजबूत उंगलियां उसकी नाजुक कमर में चुभी। नशे में झूलती हानिया बुलबुलाकर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, पर वो इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए जबरदस्ती इसके साथ डांस के स्टेप लेने लगा। छोड़ो। वो उसके सीने पर हाथ रखे गुस्से से उसे पीछे करने लगी। तुम फ्रेंड नहीं हो, छोड़ो मुझे, तुम अच्छे नहीं हो। हादी, वो अपने नाजुक बात उसके वहशी गिरफ्त महसूस करती चिल्लाई, मगर म्यूजिक के शोर में इसकी चीख दब गई। हाँ, अब गार्ड के रूप में यार जो मिल गया है, मैं कहाँ तुम्हें अच्छा लगूंगा डार्लिंग। वो इसका बाजू छोड़कर उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरता हुआ थोड़ी को उंगलियों में दबोचकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, नो। वो रोने लगी। उसे खुद पर झुकते देखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश में वो बेबस हो गई थी। खुद से करीब होती तानिया को पीछे धक्का देता बेजाद अपने आगे से लोगों को हटाता अचानक ही उसके सर पर पहुंचा और हादी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। हादी डांस फ्लोर से नीचे जा गिरा। मैडम, हादी को अपनी लहू रंग आंखों से घूरते हुए उसने लड़खड़ाती हुई हानिया को थामा। बॉडीगार्ड, लड़खड़ाती जबान में पुकारती हानिया उसके सीने में छुप गई और ये सब देखते क्लास में सन्नाटा छा गया। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर हाथ उठाने की? दूर रहो मेरी फियांसी से। हादी घबरा कर बोलता उसकी जानिब लपका। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैडम के साथ ऐसा वहशी सलूक करने की? वो इससे भी तेज आवाज में धड़ा के सब कांप कर रह गए। हादी ने उसके सीने से लगी रोती हुई हानिया का बाजू देखा, जहाँ उसकी दुधिया हाथ रंगत पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। वो मेरी फांसी है, हादी ने जितलाया और उसे हानिया से दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया ही ताकि महजाद ने दरमियान में ही उसका हाथ बाजू पकड़ कर झटका दिया। वो बिलबिला कर पीछे हुआ। हानिया कहका लगाती बेजाद के गर्द बाजू डाले मुस्कुरा रही थी। नो, मैं फांसी नहीं। उसने नफी में सर हिलाते बेजाद के सीने पर सर रखा। फांसी होगी तब जब वो होश में होगी और खुद कबूल करेगी। इस वक्त वो सिर्फ मेरी मैडम है, और अब अगर उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मैडम के कुछ लगते हो या इंसान भी हो। वो सुर्ख आंखों से जख्मी शेर बना धारता हुआ हानिया को अपनी जैकेट पहनाकर
डांस फ्लोर से नीचे उतर आया। हादी क्या किसी की भी हिम्मत ना हुई उसकी तरफ कदम बढ़ाने की। उसके जख्मी शेर वाले रूप को देखकर तानिया काटो तो बदन में लहू नहीं की हालत में थी। वो इसके साथ कैसे बिहेव कर रही थी। अगर वो इस रूम में आकर उसे दो लगा देता तो शायद ही वो कभी उठ पाती। बड़ी वो तो ले गया उसे। हानिया को ले जाते बहजाद को देखते स्वयं उसके पास आया। हादी ने सुर्ख अंगारों से उसे घूरा। तुम्हारे पास जमशेद का कॉन्टैक्ट नंबर है? उसने पूछा तो उसे अपने ग्रुप का वो बिगड़ा गुंडा याद आया। हाँ है। उसने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर मोबाइल निकाला और दोनों डांस फ्लोर से नीचे उतर गए। इसके निकलती ही पार्टी फिर अपने अरूज पर पहुंच गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लो। सैम ने कान मिलाकर मोबाइल हादी के हवाले किया और हादी ने मुस्कुराती मोबाइल उसके हाथ से लेती नाक से निकलता खून साफ किया। गाड़ी रोको। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारती मुसलसल गुस्से में जिद कर रही थी और उसकी 2 टक्के की जैकेट को वो अपनी हील के नीचे रखे बैठी थी। बहजाद ने खामोश नजर उसके चेहरे पर डाली जहां उसकी थोड़ी पर सुर्ख निशान थे। गुस्से की शदीद लहर उसके दिल और दिमाग को जकड़ गई। उसने अचानक ही पाँव ब्रेक पर मारा। हाँ 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 हाँ। हानिया कहका लगाती उसके बाजू को थाम गई। वर्ल्ड मैं नहीं गिरने वाली। वो सर उसके बाजू पर रखकर शरारत से बोली। बहजाद लब भींच कर उसे देखने लगा। अब बताओ तुम उस लुमड़ी से कौन सी पर्सनल बातें कर रहे थे? वो सीधा हो बैठी और उसकी आंखों में देखती गुस्से से बोली। क्यों बताऊं? वो साद लहजे में बोला। हानिया ने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। बताओ वरना नौकरी से फारिग कर दूंगी बॉडीगार्ड। वो सुर्ख नशीली आंखों से उसकी आंखों में देखती बोली। कर दो। बहजाद ने कंधे चकाते हुए रात के 2 बजे इस सुनसान सड़क को देखा। मैं इस लोमड़ी को मार दूंगी। वो चिल्लाई तो उसकी आंखों में तबस्सुम खुला। क्यों? अचानक वो इसकी जानिब रुख करके उसकी सब्ज आंखों में देखता पूछने लगा था कि कल तो मैं 2 टके का मुलाजिम था, कोई औकात और अहमियत नहीं थी, फिर आज यूं अचानक क्यों इतनी शिद्दत पसंदी? हानिया खामोशी से उसे देखने लगी और इसकी आंखों में मौजूद लातदार सवाल पड़ने लगी। बस अचानक वो नशे की हालत में इसकी तरफ खिसकती इसके बाजू पर सर रख गई। बहजाद ने गहरा सांस लिया। अपना हाथ दिखाओ। उसे कुछ देर पहले ही अपनी हरकत याद आई। बहजाद ने मुस्कुराती नजर उसके सर पर डालकर उसके सामने अपना हाथ किया। हानिया ने पलटकर अपने सामने उसके हाथ की पुष्ट की जहां उसके नाखून बुरी तरह चुभते खून की छोटी छोटी बूंदें निकाल चुके थे। तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, अंडरस्टैंड? वो इसके जख्म पर अपनी उंगली से दबाव देती जताने लगी। आइंदा उस लोमड़ी से बात करोगे, मेरे अलावा किसी की तरफ देखोगे? अब वो उसके जख्मों पर उंगली फेरती पूछने लगी। बहजाद का दिल किया वीडियो बना ले और बाद में इस नकचिड़ी के होश में आने पर उसे दिखाए। मैं तो आपको ही देखता हूँ मैडम। वो मुस्कुराती आंखों से बोला। ऐसे नहीं देखो। वो हाथ झटकती बोली। मतलब बस इतनी सी मोहब्बत व एहसास? बहजाद ने उसके जुल्म पर उसे देखा। तो आप बताएं कैसे देखूं? वो चिढ़कर उसे देखने लगा। वो तन्हाई का जो आलम था, कोई उससे पूछे उसकी अंदरूनी हालत। मुकम्मल तन्हाई थी और इस तन्हाई में खूबसूरत क़यामत खैर हुस्न की मालिक वो इसके रहम करम पर थी। बंदा बशर था, बहक सकता था, पर उसने खुद पर अपने धड़कते दिल पर पहाड़ रख कर खुद को बावर कराया कि वो एक मुहाफिज है इस वक्त और कुछ नहीं। बहजाद ने गाड़ी स्टार्ट की तो हानिया ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने अभी आर्डर नहीं दिया बॉडीगार्ड। नशे में भी वो नखूस से नाक सुखा बोली, जिस पर वो भी हंस पड़ा। तो दे दे मैडम और घर चलकर आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। वो कहता हुआ फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो होनखार सी इसको गले से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ कर गई। क्या चाहती है? जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ वो गुस्से से बोला, क्योंकि वो अपने लिए और इसके लिए मुश्किलात का सबब बन रही थी। तुम्हें? हानिया कहकर नजरें झुका गई। सैको। वो बुड़बुड़ा कर रहेगा। देखो तुम मुझे ऐसे देखा करो वर्ल्ड मैन। वो सर उठाकर याद आने पर बोली। बहजाद ने जरा सी दिलचस्पी से उसे देखा। हानिया मुस्कुराती हुई नशे के जहरे असर उसके चेहरे के करीब आ गई और अपनी सुर्ख बोझल आंखों से उसकी काली आंखों में मुश्किल देखती, कभी आंखें झपकाती। मैं ऐसे ही देखता हूँ। बहजाद ने
बेजारी से कहा, वरना करीब आने पर उसके जिस्म से उठती इसके परफ्यूम की खुशबू बेजात के हवास सलेब कर रही थी। नहीं, तुम ऐसे नहीं देखते, तुम तो गुस्से, खौफ और नापसंदीदगी से देखते हो। ऐसे देखा करो मुझे मोहब्बत से। वो उसके कंधे पर हाथ रखती मजीद उसकी तरफ झुकी। इस बार बेजार ठटक गया और गुस्से से उसके इरादों को देखते उसके कांपते गुलाबी लबों में छुपी प्यास को देखने लगा। उसकी आंखों में लहू सा उबल आया। होश में आओ मैडम। वो उसे कंधे से पकड़कर पीछे सीट पर फेंकने के अंदाज में बिठाता हुआ धारा, जिससे हानिया सहम सी गई। क्या हुआ? वो डर कर पूछने लगी और दोनों हथेलियों से अपनी आंखें मसलने लगी। वो गुस्से भरी नज़र उसके चेहरे पर डालता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अचानक ही इस स्याह रात में कुछ स्याहपोश लोगों ने इनकी गाड़ी का रास्ता रोककर किसी भारी चीज़ से गाड़ी पर अटैक किया। ठाक की आवाज़ पर बहजात ने हानिया को देखा, जो मुंह फुलाए बैठी थी। इस आवाज़ पर हैरत से गाड़ी से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करने लगी। कौन है बास्टर? वो धाड़ कर सीट बेल्ट खोलने लगी। बहजात का दिल किया पहले तो उसका गला दबाए, बड़ी तीस मारखान बन गई थी वो नशे में। मैडम आप बाहर मत निकले, मैं देखता हूँ। उसने अपनी गन लोड करते हुए हानिया को वापस खींचकर सीट पर बिठाया और खुद बाहर निकला। हादी का इरादा उसे जान से मरवाने का नहीं था, सिर्फ उसे सबक सिखाने का। सिर्फ ये बताना मकसद था कि हानिया खान उसकी है और वो इसके सामने कुछ नहीं, और वो उससे सेकंड में मसल सकता है, इसलिए अपनी औकात में रहे। जिस तरह उसने सबके सामने उसे मक्का मारकर डांस फ्लोर से गिराया था, वैसे ही वो इसकी सारी पसलियां डबल कर देना चाहता था। अबे तू है बजाद, मिनिस्टर की बेटी का बॉडीगार्ड? जमशेद अपने दो साथियों के साथ आगे बढ़ता इससे पूछने लगा। हाँ, अबे मैं ही हूँ बॉडीगार्ड, वो भी इसी अंदाज में कहता उसके मुकाबले आया। तेरी तो मुझे अबे कहाँ साला। जमशेद अबे सुनता अपने मोटे हाथ का पंचा बनाकर उसके मुंह पर मारने ही वाला था कि बेजाद ने उसका हाथ हवा में ही थाम लिया। तेरी तो मुझे साले कहा। वो खुद उस तरह की लोफर गिरी से वाकिफ था कि कैसे इन्हें संभालना है। उसका एक हाथ पकड़ते दूसरा हाथ घुमाकर उसके मुंह पर मारा। पीछे से उसके साथी ने हाथी घुमाकर बेजाद के सर पर मारी। वो कड़ा कर पीछे हटा और पीछे सर पर अपना हाथ रखा। हाँ, बॉडीगार्ड डर गया। वो तीनों कहका लगा उठे। बेजाद ये सब देखती हानिया घबरा कर गाड़ी से बाहर निकली। मैडम आप अंदर बैठे, वो गुस्से से बोला, क्योंकि उनका हुलिया इन शैतानों को बहका सकता था। यू बास्टर, तो तुमने मेरे गार्ड को मारा। वो झूलती लखड़ाती गाड़ी का सहारा लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगी। गन? बहजाद ने कहर भरी नजरों से उसे देखा। उसने एक हाथ पीछे अटकाया हुआ था और दूसरे से गन पकड़ी हुई थी, जो इनकी नजरों से ओझल थी। वाह, क्या मास्टरपीस है, वाह अल्लाह क़यामत। जमशेद हानिया को होश भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखता बोला। बहजाद के रंगों में शोले भड़क उठे। ओए ओके चल, तो तुम मारो इन्हें, मैं देखती हूँ। वो पीछे होती बहजाद की आंखों में गुस्सा देखती बामुश्किल अपनी बोझल आंखें खोलती बोली, आज तुझे मास्टर स्टार दिखाऊं साले। कहते हुए बेजार ने अपने भारी हाथ का मुक्का जहां जमशेद के मुंह पर मारा था, वहीं अपनी किक टांग ब्रेक से तेजी से अपने सामने खड़े लड़कों को मारी और इनके संभलने से पहले ही इनके हाथ से हाकी छीनकर इन पर बरसाना शुरू कर दी। बेजार के साथ तीनों गत्थम गत्था होते लहूलुहान हो गए। हानिया जोर शोर से हुटिंग करती बॉडीगार्ड के नारे बुलंद कर रही थी। बेजार ने इनका बुरा हाल कर दिया था। भागो कमबख्त, तो पागल हो गया है ये। अपने बॉस का हुक्म मिलते ही वो गोली की स्पीड से वहां से निकले थे। अब जमशेद खौफजदा सा बहजाद के सामने अकेला खड़ा था। किसने भेजा है? उसने गन पीछे ही बेल्ट में लगा दी था, क्योंकि वो जानता था कि किराए के गुंडे हैं, इनके लिए उसके हाथ ही काफी है। वो आगे बढ़ा तो जमशेद खौफजदा होकर पीछे भागा। रुक अबे, उसने झपट कर पीछे से उसके कॉलर को खींचा, जोर से रोड पर पटका। बताता हूँ। हाथ जोड़ते हुए उसने जमीन पर पड़े पड़े ही कहा, बोलो वरना मारूंगी। वो पीछे से झूलती हाकी नीचे से उठाकर इसकी टांगों पर मारती गिरने वही वाली थी कि बहजाद ने उसे थामा। बोल साले, कीमा बना दूंगी। खुद को जोर लगाकर छुड़वाती वो जमशेद के
बड़े से पेट पर हील मारती इसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि फिर से बाजार ने बर्वक्त अपने उसे बाजुओं का सहारा दिया और मौका देखकर जमशेद खड़ा होता बगैर नाम बताए भाग गया। अरे अरे रुको वरना काट दूंगी। वो जमशेद को धुंधली आंखों से भागते देखकर चिल्लाती हाथ पैर मारने लगी। चुप, उसे भगाकर आप काटने का कह रही हो? वो गुस्से से बोला। हानिया ने सहम कर उंगली लबों पर रख ली। तुम मुझ पर चिल्लाए वर्ल्डमैन, मैं तो तुम्हें भी काट। लखड़ाती जबान में हैरत की ज्यादती से कहती वो इसकी बाहों में झूल गई। बहजाद ने दांत पीसकर उसे अपनी बाहों में उठाया तो इतना तो वो जान गया था कि ये गुंडे उसके अंकल के बेटी की ही भेजे हुए थे, तभी तो वो हथियारों के बगैर आए थे सिर्फ उसे सबक सिखाने। वो सोच रहा था कि जैसी इनकी हालत की है, वो जाकर जब अपने उस हादी साहब को दिखाएंगे तो फिर उसका क्या हशर होगा। उसे बाहों में उठाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाया और डोर बंद करते खुद गाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी और फिर उसकी तरफ झुका। तभी ही नजरें उसकी बंद आंखों पर गई। मुझे औकात में रहने का कहते कहते खुद अपनी हैसियत भूल गई। उसने झुककर उसके कान में सरगोशी की और सीट बेल्ट बांधी। एक हाथ से उसके शाने को पकड़े, दूसरे से बड़ी महारत से ड्राइविंग कर रहा था जैसे ये उसके लिए बड़ी बात नहीं। उसकी शर्ट पर सफ़ेद हरफों में लिखा मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड सुर्ख रंग में तब्दील हो गया था। खून के मुसलसल कंधे से बहने से वो अपने चकराते सर को संभाले मुश्किल बैठा था। 3 बजे जब वो खान मेंशन पहुंचा तो सब गार्ड अल्टर खड़े थे। हारिस साहब को लॉन में ही मार्बल की सफ़ेद रोश पर इस्तराबी हालत में यहाँ से वहाँ टहलते देखकर वो खुद शर्मिंदा हुआ। क्या होता अगर वो इससे कहने पर गाड़ी ना रोकता। कहाँ थे इतनी देर? हादी की कब से कॉल आ चुकी है कि वो तुम उसे लेकर 2 बजे ही निकल चुके हो। बहजाद की गाड़ी को अंदर दाखिल होते देखकर उसकी गाड़ी से निकलती वो धारे, मगर इसकी हालत देखकर वो ठटक गए। ये क्या हुआ तुम्हें? और हानिया कहाँ है, कैसी है? वो घबरा उठे। गाड़ी का डोर खोला, अंदर सोई अपनी बेटी को ठीक ठाक देखकर उन्होंने सुकून का सांस लिया। उसने ड्रिंक की है। हारिस साहब ने जब उसे बाहर निकाला तो उसके मुंह से आती ड्रिंक की स्मेल पर वो हैरत से बहजाद को देखने लगे। नहीं सर, मैडम ने नहीं पी। वो इनकी नफी करता बोला। तो किसने पिलाई उसे? वह मुश्किल खुद पर जब्त करते पूछने लगे। सर, मैडम तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी और जब उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने फ्रेंड के साथ डांस करने के लिए भेजा तो हादी साहब थे इनके पास, शायद उन्होंने मैडम को पिलाई सॉफ्ट ड्रिंक कहकर। बहजाद कहकर जेब से रुमाल निकालता अपनी गर्दन को साफ करने लगा। उसने तुम्हें कहा जाओ डांस करो दोस्त के साथ और तुम चले गए। तुम उसके बॉडीगार्ड हो या दोस्त? वो गुस्से से धारे इसकी बेवकूफ़ी पर। हाथी की हरकत पर इनकी रगें तन गई। सर, आप जानते हैं मैडम की जिद को। वो सर झुकाए मुअद्दब सा बोला। तुम उसकी जिद पूरी करने के लिए नहीं हो लड़के, उसके लिए उसका बाप अभी जिंदा है। तुम उसके बॉडीगार्ड हो। वो काम अंजाम दो जो तुम्हारा है। मेरी जगह लेने की कोशिश मत करो। ये सब कैसे हुआ? बरहमी से कहते उसकी हालत के बाबत दरियाफ्त की। अटैक हुआ था सर गाड़ी पर। शायद मैडम को अगवा करने आए थे कुछ लोग। हारिस साहब चौंक गए। तुमने इन्हें देखा? कौन थे? वो बेचैनी से पूछने लगे। इनका गद्दार ड्राइवर भी इन्हें मिल गया था, पर उसका बयान था कि वो डर से भागा था। इस अटैक में उसका कोई हाथ नहीं था, ना ही वो इन आदमियों को जानता था। पुलिस की सख्ती पर भी इसका बयान ना बदला था और जिन्होंने अचानक हारिस साहब पर अटैक किया था वो ऐसे गायब हुए थे जैसे वो इस दुनिया के रहने वाले मखलूक ही ना हो। नहीं सर, वो निकाह पोश थे और तादाद में 5 थे। बहजाद ने कहकर गाड़ी की तरफ इशारा किया जिस पर बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोलियों के सामने हल्के हल्के निशान थे। ओह, हारिस साहब का दिल दहक गया। उन्होंने मशकूर नजरों से बहजाद को देखा। एक बार फिर तुमने मुझ पर एहसान किया, फिर से मेरी जिंदगी बचाकर। आगे बढ़ते उन्होंने बहजाद के शाने पर हाथ रखा। वो मुस्कुरा दिया। सर, ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ वो बोला तो अपनी बेटी को देखते हारिस साहब सर हिला गए। अब्दुल्ला, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। वो हुक्म देते अंदर चले गए तो अब्दुल्ला ने मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को कॉल मिलाई। दूसरे गार्ड को
गाड़ी ले जाने के लिए कहा और बेजात को लेकर उसके क्वार्टर में आ गया। कुछ ही देर में डॉक्टर के पहुंचने पर हारिस साहब की निगरानी में बेजात का ट्रीटमेंट हुआ। अंकल आपको उस गार्ड पर यकीन है, मुझ पर नहीं। हादी बिगड़ कर खड़ा हुआ। हारिस साहब ने गुस्से से उसे देखा। हारिस साहब ने सुबह ही फवाद साहब और हादी को बुलाया था और इनके सामने ही उसके करतूत रखकर गुस्से से उसकी गलीज हरकत की वजह पूछी तो वो भड़क उठा। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो कमीना गार्ड ये सब बता देगा या उसे शक भी हुआ होगा, क्योंकि उसने तो बहुत छुप कर उसकी नजरों से बचकर हानिया को गिलास थमाया था। फिर कैसे उसने देख लिया? हाँ, है यकीन उस पर, क्योंकि वो मुझसे झूठ नहीं बोलता, सब कुछ सच बताता है। और उस वक्त तुम्हारा लहजा, तुम्हारा भड़कना कह रहा है कि तुमने ये नीच हरकत की है। उन्होंने दर्शकती से कहा, जिस पर हादी मुंह खोले ने देखने लगा। उसने ये नहीं बताया कि कैसे वो हानिया की दोस्त के साथ डांस फ्लोर पर एंजॉय कर रहा था और वो अकेली क्लब में खड़ी थी। आपके बाद फवाद साहब ने चौंक कर हारिस साहब की तरफ देखा। वो इसलिए कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि इन्हें अपने बेटे से यही तवक्को थी। मैंने कहा है कि उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, ये भी कि कैसे तो वो उसके साथ हैवानों वाला बिहेव कर रहे थे उससे पिलाने के बाद, और जानबूझकर हानिया की दोस्त के साथ उसे फ्लोर पर भेज के अपना बदला ले सको। कहते हुए जब उन्हें फिर उसे अपनी बेटी की हालत याद आई तो उनकी रगें तन गई। चटाक फवाद साहब ने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा। डैड, वो हुरकू की तरह बाप को देखने लगा। चुप रहो बज़ात, क्या घटिया हरकत की है तुमने? वो उस पर धारे। इसकी तरफ कोई आंखें उठाए तो मैं उसकी आंखें नोच लूं। और उसने उसके साथ जंगलियों वाला सलूक किया है, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। हारिस साहब हादी का झुका सा देखकर घबरा कर बोले, सॉरी अंकल, मुझसे पता नहीं कैसे ये सब हो गया। मैंने जब दोनों को एक दूसरे के करीब देखा तो बेशक ऐसा कर बैठा। मुझे वहाँ कॉल करके पूछ रहे थे कि हानिया और उसके गार्ड का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है क्या? आप बताएं भाई, ये सब कैसे सुनता? मैं जब वहाँ पहुँचा तो हकीकत में ही हानिया और वो लड़का एक दूसरे के बेइंतहा नज़दीक थे। मुझे खुद इनकी पोजीशन का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी से डूब गया। हादी की बात पर वहाँ सन्नाटा छा गया। फवाद चौहान ने गैर गबत से बेटे को देखा। शट अप घटिया इंसान। अपने कमरे में सोई हानिया तेज आवाज के शोर पर कसमसाई और अपनी आंखें मसलती उठ बैठी। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। रात के धुंधले से वाक़ये उसके जहन में अंगड़ाई लेकर बेदार हुए। वो अपनी जेलसी याद करके हैरान हुई। कैसे उससे तानिया से बात करते देखकर उसकी अंदरूनी हालत गैर हुई थी, जैसे वो इसका बॉडीगार्ड इससे छीन कर ले गई। और फिर जब वो इसके पास आया तो उसने तानिया की गई बातें पूछने पर बेजात का पर्सनल कहकर उसे सुलगारा और हानिया का इस पर आखिरों से हमला करना। क्या था वो सब? जब तानिया ने उसे डांस के लिए ऑफर किया और वो जल भुन गई थी, फिर जबरदस्ती गुस्से से उसे इसके साथ भेजकर खुद खून के घूंट पीती अपने अंदर उठते शोलों को ठंडा करने की गर्ज से करीब रखा गिलास बेध्यानी में मुंह से लगा गई। ओह माय गॉड, ये सब क्या था? वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। इसके दिमाग में हादी की जंगली हरकतें धुंधली सी ताज़ा हुई तो वो गुस्से से उठ खड़ी हुई और अपने बाजू को देखा जहाँ मौजूद निशानात अब नीले पड़ चुके थे। वो चलती हुई आने के सामने आई और अपना जबड़ा देखने लगी। वहाँ भी उंगलियों के निशान थे, पर बाजू से कम। हानिया का खून खोल उठा और वार्डरोब से ड्रेस निकाल कर बाथरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकली तो साथ वाले अपने डैड के कमरे से हादी की आवाज पर ठटकी। मुट्ठियों भेजकर बिना स्लीपर्स में पाँव फंसाकर वो कमरे से बाहर निकली। शट अप घटिया इंसान। धार से दरवाजा खोलती उसके नीचे अल्जाम सुनती वो अंदर दाखिल हुई। हादी उसे अचानक सामने देखकर घबरा गया। डैड, इस जंगली ने मेरी ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी और मुझे कहा सॉफ्ट ड्रिंक है, आओ दोस्त बनकर डांस करते हैं। फिर डैड, इसने मुझसे ये हैवानों वाला सलूक किया। अगर बॉडीगार्ड वक्त पर ना पहुंचता तो ये पता नहीं मेरा क्या हाल करता। वो रोती
हुई अपने बाजू और जबड़ा दिखाती हारिस साहब के गले लग गई। हारिस साहब ने खून आशम नजरों से फवाद को देखते हादी को घूरा, जो गुस्से भरी नजरों से हानिया को देख रहा था। फवाद साहब ने खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ बरसाए, जबकि वो खामोश सर झुकाए खड़ा था। दफा दफा कर दो उसे मेरी नजरों से फवाद, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन है। अपनी बेटी की पुश्त थपथपाते हुए उन्होंने कहा तो फवाद साहब ने हादी को अपनी शक्ल दफा करने का कहा। मैं चला जाऊंगा डैड, मगर पहले आप उस गार्ड से पूछे, जब उसकी ड्यूटी हानिया की सेफ्टी की थी तो वो क्यों उसे छोड़कर गया वहाँ अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए। हादी जाने के बजाय गुस्से से सवाल करने लगा, यू शट अप हादी, वो खुद नहीं गया था, हमने उसे फोर्स किया था। तानिया की ख्वाहिश पर उसके साथ डांस करने के लिए उसने कहा कि वो ड्यूटी करने आया है, ना कि यहाँ एंजॉय करने पर। तुमने कहा कि इसका भी हक है पार्टी एंजॉय करने का, और मुझे फोर्स किया कि मैं उसे भेजूं तानिया के साथ डांस करने के लिए। मैंने उसे ज़बरदस्ती अपना हुक्म कहकर भेज दिया, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें मुझ पर थी, और जब तुमने मेरे साथ ये सब किया तो वो भागकर मेरे पास पहुंचा और तुम्हें मुझसे अलग किया। वो हादी के लफ्ज़ नफ्स की ख्वाहिश पर अंदर तक आतिफिशा हो गई और गुस्से से उसके किरदार की सफाई देने लगी। रिलैक्स बेटा, हमें उस पर यकीन है। अगर वो बुरा होता तो रात को तुम्हें इन किडनैपर से ना बचा कर लाता। हारिस साहब अपनी बेटी के कांपते वजूद को सीने से लगाकर बोले और एक नफरत भरी नजर हादी के चेहरे हैरान और परेशान चेहरे को देखा। किडनैपर्स? फवाद साहब ने हैरत से पूछा। हाँ, रात में घर लौटते वक्त इनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था और इनकी तादाद में 5 आदमी थे। मेरी जान को किडनैप करने की कोशिश की। ये तो शुक्र है उस लड़के का जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अब मेरी बेटी को बचाया। अब मुझे लग रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छा और काबिल शख्स अपनी बेटी का मुहाफिज बनाया है। उन्होंने कहते हुए हादी को जताया कि तुमसे तो वो पराया बेहतर है। फवाद साहब के पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। इनका नालायक बेटा खुद इनके रास्ते की रुकावट बन रहा था। अगर ऐसी हरकतें करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हारिस रिश्ते से भी इनकार कर देगा। उन्होंने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेजी जो हादी की नज़रों से ओझल ना रह पाई। वो कमीना जमशेद लोगों को किडनैपर समझ रहा था। उफ, ये क्या कर दिया। बेबसी से सोचते उसने माजरत भरी नजरों से फवाद साहब को देखा। हानिया तो ये सोचकर ही हैरान थी। दिमाग पर जोर देती वो क्लब से बाहर निकलने के बाद का वक्त सोचने लगी। इस तक दो में वो कामयाबी हुई जब हथे दिमाग पर छाई धुंध छटी और वहाँ उसकी रात वाली हरकत पर वो दिमाग ने रोशनी डाली तो हानिया की धड़कनें तेज हो गई और हथेली पसीने से भीग गई। अब वो कहाँ है? फवाद साहब ने माहौल की गंभीरता महसूस करते सवाल किया। क्वार्टर में है, उन्होंने जवाब देकर अपनी बेटी के बालों पर हाथ फेरा। उसका शुक्रिया अदा कर देना, उसने सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी बेटी की भी जान बचाई है। फवाद साहब ने हानिया के सर पर बूसा दिया और उससे अपने बेटी की तरफ से सॉरी कहा। हानिया ने सर उठाकर अपने डैड को देखा। वो कुछ नहीं कह रहे थे, मतलब वो हादी की इस हरकत पर खफा थे। ये सोचती हानिया को दिल में जानी सी खुशी हुई। हाँ, सॉरी करो तुम अभी। फवाद साहब ने सख्त लहजे में खामोश खड़े हादी को टोका। सॉरी हानिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आई एम रियली वेरी सॉरी। नादम होकर कहता वो एक बेबस माजरत भरी नज़र खुद को घूरते हारिस साहब पर डालकर लब भेजता वहाँ से निकल गया। उसके पीछे फवाद साहब भी आए, मगर तब तक वो चला गया था। वो मुंह में ही उसे बुरा भला कहते अपनी गाड़ी में बैठे। अचानक इनके नंबर पर एक कॉल आई। फवाद चौहान स्पीकिंग। अनजान नंबर को देखते हुए उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ जो खबर इन्हें सुनाई गई थी, कुछ देर तो खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। फवाद चौहान, मैं मलिक इंडस्ट्री से इनका मैनेजर बोल रहा हूँ। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं मलिक इंडस्ट्री का अटेंडेंट लेने में तो आज 2 बजे मीटिंग में आपको इनवाइट किया जा रहा है मलिक इंडस्ट्री की तरफ से। काफ़ी देर तो वो कुछ बोल नहीं सके, फिर मैनेजर के हेलो कहने पर वो हड़बड़ाए। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहराम मलिक को हम भूले नहीं, हम ज़रूर शिरकत करेंगे मीटिंग में। वो मुस्कुराते हुए खुश दिली से बोले तो
बोले तो दूसरी तरफ करीम के लबों पर मुस्कुराहट आई। फिर तफसील डिस्कस करते ही कार मुंतकिल हो गई। ओ हारिस खान, अगर मैं इसमें जीत गया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे सामने कुछ नहीं होगी। पहले तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते तुम्हें तुम्हारे ऐहदे से गिराऊंगा, फिर तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाकर तुम्हारे पास जो जरा सी जायदाद होगी वो भी छीन लूंगा। वो मैनी खेजी से मुस्कुराते हुए सोचने लगे। साथ ही उन्होंने ड्राइवर को ऑफिस चलने का हुक्म दिया। सबसे पहले तो ऐसी शानदार प्रेजेंटेशन बनाए कि वो इंटरनल फवाद चौहान की कंपनी को देने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने सोचते हुए सिगार सिगलाया और ड्राइवर को जल्दी पहुंचने का हुक्म देते ऑफिस में सेक्रेटरी को कॉल करके उसे प्रेजेंटेशन की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो मुस्कुराते हुए मोबाइल देखने लगे। टेंडर की तहसील इन्हें ऑफिस में मिल जानी थी, फिर बस किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हो जाती।